तो सभी का स्वागत है। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है आपका संविधान का भाग 3, है ना। भाग 3 जिसमें हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 12 से लगा करके 35 तक, है ना। और इस भाग को पर्टिकुलर एक नाम दे रखा है, वो नाम है आपका मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। ये आपके सिलेबस में भी है, ठीक है ना। मूल अधिकार सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर। चलो तो आइए इसका एक परिचय लेते हैं अच्छा सा, कि संविधान में जो अनुच्छेद है 1212 से लगा करके 35, ठीक है ना। तो इन अनुच्छेदों में जो उपबंध किए हैं उनका क्या नामकरण कर दिया? मूल अधिकार। अधिकार किया, फिर उसमें एक पूरा विशेषण भी है मूल। तो क्यों मूल क्यों कहा? अधिकार कैसे है? मूल इसलिए है क्योंकि ये जो उपबंध है व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए अनिवार्य है। व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए इनको कहा मूल है, के लिए अनिवार्य। समझ रहे हो? अरे किसी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है तो ही तो अपना चहुमुखी विकास कर पाएगा। नहीं, किसी व्यक्ति को व्यापार वृत्ति अपनाने की स्वतंत्रता है तभी तो अपना विकास कर पाएगा। इसीलिए मूल है चहुमुखी विकास। चहुमुखी विकास कैसे सर? अपना शारीरिक, अपना नैतिक, अपना बौद्धिक, अपना आध्यात्मिक विकास, ठीक है। हाँ, तो किसी व्यक्ति का चहुमुखी विकास हो उसके लिए उनको अधिकार प्राप्त होना आवश्यक है, इसीलिए उनको कहा मूल, ठीक है। अधिकार कैसे कह दिया इन उपबंधों को? अधिकार इसलिए क्योंकि संविधान इनकी व्यक्ति को गारंटी देता है, इनको प्राप्त करवाने की गारंटी दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है, इसलिए इनको अधिकार कहा गया, ठीक है। संविधान इनकी गारंटी व सुरक्षा प्रदान करता है। गारंटी व सुरक्षा प्रदान करता है, इसीलिए इनको मूल अधिकार कहा गया। समझ आ गई बात? अधिकार क्यों और मूल क्यों, ठीक है ना। मूल इसलिए है, इतने ज़्यादा बेसिक है, इतने ज़्यादा ये फंडामेंटल है, ठीक है, आधारभूत। चलिए, ये आपका मूल अधिकार शब्द से परिचय। अब हमें पढ़ना तो है ही सारे अनुच्छेदों को, उनकी बारीकियों को, है ना। इतिहास में उनके साथ कोई हल्की सी कहानी रही है तो उसको भी देखने की कोशिश करनी है कि क्या कहानियाँ उन अनुच्छेदों के साथ रही हुई है, ठीक है। चलो तो शुरुआत हमारी करेंगे। तो देखिए, जब मूल संविधान बना था ना, ठीक है, तब 7 प्रकार के मूल अधिकार आपको प्राप्त थे। कितने? मूल संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। सुन रहे हैं? हाँ, वो 7 कौन कौन से आइए देखते हैं एक नज़र में एक बार। पहला था आपका समता का अधिकार। कौन सा? समता का अधिकार। और ये आपका था अनुच्छेद 14 से लगा के 18, ठीक है, मूल संविधान की बात कर रहे हैं। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, और ये था 19 से लगा करके 22, है ना। तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो था आपका 23 से 24। ठीक है, तो भी कोई बात नहीं, दोनों ही रूप में ठीक है, ठीक है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखो, जब आप पहली बार अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है आप में से, तो वो सुन ले कि इनको याद करने में प्लीज़ मत जाइए, ठीक है। याद करने जाओगे होगे नहीं। आप इनकी बारीकियों को समझिए क्या है। जब इनमें आप उपबंध देखेंगे, इनकी कहानियाँ सुनेंगे, ऑटोमेटिकली स्थायी हो जाएंगे, ठीक है। जहाँ ट्रिक्स की आवश्यकता पड़ेगी मेरे पास है, मैं डिलीवर वो भी करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल प्रथम अवसर याद करने की चिंता से छोड़ ही दीजिए आप। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वो आपके हैं 25 से लगा के 28, ये सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। 5वां है आपका शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार।
ठीक है, 29-30 है। लो 29-30, ठीक है। चलो, छठा है आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, ये मूल संविधान की बात कर रहे हैं हम, है ना। हाँ हाँ, वर्तमान में नहीं रहा, कहाँ चला गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और सातवां भी आप चर्चा में ले लेते हैं। वो सातवां कौन सा है आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक, हाँ आत्मा यही है भाई, बाकी सारे शरीर हैं, कोई हाथ है कोई पैर है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो आप सहमत नहीं आपकी किताब से हो। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह आपका आर्टिकल 32। देखो देखो देखो, ठीक है। अब यहाँ आइए, हम इस पूरे भाग से प्रेम करेंगे, पूरे भाग को देखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 12 से लगा के 35 है, तो अब इसमें आप नज़र दौड़ाइए। 12-13 है नहीं, 33-34-35 है नहीं, उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन प्रथम अवसर इनको देखेंगे, सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। आइए, तो मूल संविधान में आपके लिए 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। लेकिन वर्तमान में रह गए 6, ठीक है। बीच में हुआ क्या था, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कभी भी हो, 1978 में हुआ था, है ना। हाँ कोई बात नहीं, 1978 ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ, ये जो हुआ था, इसमें क्या किया, जो आपके छठा जो मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, है ना, इसको यहाँ से हटा करके भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया और उसको मूल अधिकार से हटा करके क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना, ठीक है। हाँ, उसको जोड़ा गया 300 क में, ठीक है, और कानूनी अधिकार उसको बना दिया, ठीक है। ये इसकी थोड़ी सी, इसका परिचय ही है, अब तक भाग 3 का परिचय ही हम ले रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। कितने अधिकार प्राप्त है हमें मूल संविधान में, 7। अभी वर्तमान में कितने हैं, 6। अच्छा, कौन सा गया, संपत्ति का गया, कब गया, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ना। कौन था उस समय प्रधानमंत्री, हाँ, ठीक है। चलो अब सुनना, ये जो आपके, इसको तो छोड़ दीजिए, हट गया तो, ठीक है, यहाँ से हट गया, तो इनकी कुछ भी नहीं है, याद करने की ट्रिक है। 14 से चालू हो रहे, 5 अनुच्छेद है, 4 है, 542-421, 5 अनुच्छेद, 4 अनुच्छेद, 2 अनुच्छेद, 4 अनुच्छेद, 2 अनुच्छेद, 542-421, ठीक है, 542-421, बस 6 ही मूल अधिकार है, और 6 के कोड क्या है, 542-421, हो गए ना, 542-421। 14 में 4 जोड़ोगे, 14 खुद है, 5 अनुच्छेद हो गए ना, 14 से 4 18, 4 है तो फिर 19 में 3 जोड़िए, क्योंकि 19 खुद भी आ गया 4, 19 से 3 22, ऐसे हो जाएंगे, कर लोगे। थोड़ा सा अभ्यास से चीज़ें आपके लिए स्थायी हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो अब हम शुरू करेंगे कुछ या क्रमिक रूप से सारे अनुच्छेदों को देखने की, ठीक है ना। चलो, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं आपका अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 में क्या है, क्योंकि हम लोग जब तक ये यात्रा करेंगे मूल अधिकारों को पढ़ने की और इवन संविधान को पढ़ने की, तो उसमें एक शब्द का हम सामना करेंगे, वो है राज्य, ठीक है ना जी। तो हम राज्य की परिभाषा इसमें दी गई है। अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया, राज्य की परिभाषा, राज्य में क्या क्या आता है वो दी, ठीक है। वो अलग चीज़ है, ठीक है, वो अलग चीज़ है, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। तो राज्य की परिभाषा यहाँ पर अनुच्छेद 12 में क्या दी है उसको समझना। अनुच्छेद 12 में कहा गया है, पहली चीज कि संसद या केंद्र की विधायिका और कार्यपालिका, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो, केंद्र की विधायिका और
पालिका। समझ में आ गई बात? केंद्र की विधायिका और कार्यपालिका ये सब राज्य में आते हैं। ठीक है। दूसरा, राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका और कार्यपालिका। ठीक है, समझ में आ रहा है? विधायिका से समझ पा रहे हैं आप? हाँ, ये राज्य में आते हैं। तीसरा, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय मतलब समझ रहे आप? कई, हाँ, अपना पंचायतें हो गई, नगर पालिका हो गई, नगर निगम हो गए। ठीक है ना, स्थानीय निकाय भी। ठीक है। चौथी बात हम करें कि राज्य के अंतर्गत क्या आता है, तो वो होगा आपका सार्वजनिक उपक्रम। सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम, समझे हो इसको? सार्वजनिक उपक्रम समझ रहे हैं? सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां, जो भी संस्थान है, उनको हम सार्वजनिक उपक्रम कहते हैं ना। ONGC हो गया, सेल हो गया, नाम होने हो गए। चलिए, ठीक है, ये सारे हो गए सार्वजनिक उपक्रम। ठीक है। और भी हम बात कर सकते, लास्ट ये सुन लीजिए, और कुछ नहीं, कि राजनीति से निधि से पोषित संस्थान, कोई भी सरकारी प्राइवेट कंपनी भी हो, अगर वो राज्य की ओर से काम कर रही हो तो उस समय वो राज्य की परिभाषा में आती है। समझ रहे हैं बात को? सरकारी काम जो भी कंपनी भी कर रही है वो किसकी परिभाषा में आएगी? राज्य की परिभाषा में। ठीक है, एक समझ बनानी, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। 12वां अनुच्छेद हमें ये कह रहा है कि राज्य किसको कहते हैं, राज्य में कौन कौन आता है। ठीक है। तो विधानमंडल और सरकारें, छोटी छोटी समझ बनाइए, विधानमंडल और सरकारें, तीनों ही सरकारें और दोनों विधानमंडल। ठीक है, बिल्कुल देसी तरीका, तीनों ही सरकारें, दोनों विधानमंडल, ये तो आ ही रहे राज्य के अंतर्गत। इनमें क्या याद रखना है यार? ठीक है ना, अपन ऐसा नहीं कि इसको यूं को शब्दशः बोल के बताएं, कोई इसमें बाध्यता है अपने को नहीं है, पहचानना आना चाहिए बस, है ना। तो तीनों तो सरकारें, केंद्र, राज्य और स्थानीय, और दोनों ही विधानमंडल, राज्य में विधानमंडल और, ठीक है ना। चलो ये है। और फिर रही क्या, गवर्नमेंट की कंपनीज, ऐसे याद कर लीजिए, हो गया राज्य की परिभाषा। ये आपका अनुच्छेद 12 जो हमें राज्य की परिभाषा बताता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? एक ही अनुच्छेद तो पढ़ा हमने, अनुच्छेद था 12। चलो फिर इससे आगे बढ़ते हैं, तो अनुच्छेद 13 ध्यान में आता है। ठीक है। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है, इसको समझ लीजिए। अनुच्छेद 13 में कोई भी विधि मौलिक अधिकारों के अगर असंगत है तो वो शून्य हो जाती है, ये बताया गया है कुछ उपबंधों के माध्यम से। कोई भी विधि समझ रहे हैं, उसकी परिभाषा भी देखा, विधि कई वे है ना, बोलते रहे विधि, कानून से समझ लीजिए। कोई भी कानून अगर मूल अधिकारों से असंगत है, समझ रहे हो, हाँ, तो वो शून्य हो जाता है। ये बात इसने उपबंधों के माध्यम से बताई। ठीक है। तो पहला लिखते हैं 13 में 13 का पहला कहा गया है कि कोई विधि जो मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों से असंगत है, ठीक है, तो वह असंगति की सीमा तक शून्य होगी। यूनिक पूरा कानून ही खत्म हो जाएगा। उसमें ऐसी कोई बात जो अधिकार कानून कर रही है मौलिक अधिकारों का, तो उस बात को निरसित कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं बात को? हाँ। तो कोई विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है तो वह असंगति की सीमा तक शून्य होगी। ठीक है। और बेटा ये बात कही गई है संविधान से पूर्व के जो कानून चले आ रहे हैं उनके लिए। ठीक है। संविधान के बाद के कानून, उन पर भी बात करेंगे। संविधान पूर्व के कानून के लिए 2-3 ही उपबंध, इसको अच्छे से समझ लेना। समझे हो? कोई विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है तो वह असंगति की सीमा तक शून्य होगी। ठीक है। संविधान पूर्व के कानूनों के लिए। अब संविधान बाद के कानून तो संसद बनाती है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी उपबंध है। संविधान पश्चात के कानूनों के उपबंध है संसद द्वारा पारित
लिखते जाना, मैं भी लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें नहीं लगे कि सर हमें लिखवा रहे, मैं भी खुद भी लिख रहा हूँ, ठीक है। संसद यदि कोई कानून पारित करती है, या है ना, संसद यदि कोई कानून पारित करती है जो मूल अधिकारों से सेम, आगे चला दीजिए इसको, समझ रहे हैं बात को, इसको ऐसे ही चला दीजिए, ठीक है। जो मूल अधिकारों से असंगत है तो वह कानून अधिनियम क्या होगा, असंगति की सीमा तक शून्य होगा। और ये सुनिए, हाँ इसको लिख लीजिए, फिर इस पर बहस भी करेंगे, ठीक है ना। तो वह कानून असंगति की सीमा तक शून्य होगा। और ये असंगत है या असंगति की सीमा तक शून्य होगा, किस सीमा तक शून्य होगा, कौन तय करता है, सुप्रीम कोर्ट, समझ रहे, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। हाँ, वही तो मूल अधिकारों का संरक्षक है, ठीक है, संविधान का प्रहरी है, ठीक है ना। तो यही तो न्यायालय की सर्वोच्चता है जो संसद के काम को भी दिख रही, ठीक है। चलो, जिस पर हमने बात भी की थी संविधान की विशेषता में, ठीक है। चलो, तो हमने दूसरा क्या देखा, यदि कोई कानून पारित संसद करे जो मूल अधिकारों से असंगत है तो वह असंगति की सीमा तक शून्य हो जाएगा। ये प्रावधान किसके तहत है, संविधान पश्चात के कानूनों के लिए, ठीक है ना। पहले तो वो थे जो संसद ने नहीं बनाए, ठीक है ना। चलो, ये संसद बना रही है, तो दोनों ही बातें हो गई। अब इस 13 के क्लोज 2 को आप देखिए, अनुच्छेद 13(2) को आप देखिए। इसमें एक अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यानी मैं संशोधन को नाम नहीं दो, इसमें क्या कहा, संसद अगर कोई कानून पारित करती है, कोई अधिनियम बनाती है, तो ऐसा कहा गया है, तो इसमें संशोधन नहीं है, ठीक है ना। इसलिए संविधान संशोधन करती रहती है, संसद संशोधन करती है, मूल अधिकारों करती है ना। चलो, उस पर भी आगे केसेस हुए, उनको भी हम देखेंगे आगे। 13 का 3, इसमें क्या है, अनुच्छेद 13 का 3, इसमें विधि को परिभाषित किया गया। क्या किया है, विधि को परिभाषित किया है। जो हम कह रहे हैं ना, इन दोनों क्लोज में हमने बात की थी कि कोई विधि असंगत है तो वह शून्य हो जाएगा, पर विधि है कई, ये भी तो खबर होनी साहब, नहीं कि विधि होती क्या है भी तो पता हो, ठीक है। विधि किसको कह रहे हैं, तो विधि किसको कह रहे हैं समझ लीजिए। पहली चीज़ तो ऐसा आप नंबर में डालना, ऐसे समझिए इसको, स्थायी कानून को विधि कहते हैं। स्थायी कानून कौन से, केंद्र या राज्य की विधानमंडल द्वारा बनाया गया अधिनियम, उनको स्थायी कानून कहते हैं, समझ रहे। केंद्र लिखिए आप लोग, केंद्र या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम, ठीक है। केंद्र या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए अधिनियम, यह स्थायी कानून होता है, ठीक है। अस्थायी कानून कौन सा होता है सर, अस्थायी कानून कौन सा होगा, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, ठीक है। ये क्या होता है, अस्थायी होता है, मालूम है ना, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 6 मंथ होती है ना। हाँ, इसके 6 सप्ताह के अंतर्गत अंदर सदनों की बैठक होनी चाहिए, वो अनुमोदन कर देते आगे चल सकती है, 42 दिन, है ना। चलो, तो विधि को परिभाषित करते हुए क्या बताया कि विधि किसको कहते हैं, स्थायी कानून को, अस्थायी कानून को, है ना। इन शॉर्ट अधिनियम और अध्यादेश, ठीक है। अधिनियम, अध्यादेश, और एक और आप लिख सकते हैं आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, etc, ठीक है। आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, नाम सुने होंगे ना, नियम, विनियम, रूल, रेगुलेशन, है ना। आपको बताया था ना मैंने, आप संसद में कानून कैसे बनता है, ड्राफ्ट आता है, मसौदा, वो जब राष्ट्रपति की सिग्नेचर बनने के बाद एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। अधिनियम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कार्यपालिका रूल बनाती है ना, और इनको इम्प्लीमेंट जो संस्था करती है वो उसके रूल के अधीन रेगुलेशंस बनाती है, विनियम बनाती है, ठीक है। तो इतना सा ही, ठीक है। तो विधि को परिभाषित किया गया। 13 को देख लीजिए फटाफट, कोई ज़्यादा बचा नहीं है, ठीक है। और भी अच्छी चीज़ है, चौथी ध्यान में ले लीजिए,
कोई भी ऐसी रूढ़ी प्रथा जो विधि का बल रखती है वो भी विधि की परिभाषा में आती है। ठीक है, तो 13 के अंदर हमने क्या क्या बातें अब तक की हैं? कोई भी रूढ़ी या प्रथा जो विधि का बल रखती हो वो भी विधि के अंतर्गत है ना। तो विधि के अंतर्गत 4 चीजें बात कर ली। कोई रूढ़ी प्रथा ही नहीं होती जो चलन में है। ठीक है, जैसे अपने ही धर्म के कुछ कानून हो गए, वो हो गए। ठीक है, अब सुनना, इस बात को हम समाप्त कर रहे हैं तो अच्छे से इसको देखकर निकलते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 13 में हम पढ़ के रहे हैं विधि और मौलिक अधिकारों को तुलनात्मक रूप से देख रहे हैं। असंगति कहाँ होती है और किस सीमा तक वो शून्य होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो कहा गया कि कोई विधि जो मूल अधिकारों के असंगत है, किसी विधि में अगर मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वो शून्य होगी। ठीक है, शून्य करने का काम कौन करेगा आपको पता है। ठीक है ना, हाँ, तो शून्य होगी संविधान पूर्व के कानूनों के लिए। वही बात संविधान पश्चात के कानून के लिए, फर्क इतना सा, संविधान के पश्चात कानून बनाता कौन है? संसद बनाती। बस, तो संसद कोई कानून पारित करती है जो मूल अधिकारों के असंगत है तो वो असंगति की सीमा तक शून्य हो जाए। ठीक है नहीं। और 13(3) में क्या कहा गया? विधि क्या है? विधि को परिभाषित किया गया। विधि किसको कह रहे हैं? अधिनियम, अध्यादेश, नियम, विनियम। ये इतना सा पता रख लोगे तो भी ठीक है। बिल्कुल आप शब्द से मत रटिए, अपने देसी तरीके से इसको कंसाइज करिए। विधि कहिए, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, ये सब क्या? ये विधियाँ हैं। हो गया। ठीक है, बस इतना सा। ठीक है, 13(4) भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अनुच्छेद 13(4) जो आपको बारीकी समझाएगा। अनुच्छेद 13(4) तेरा खत्म ही नहीं हो रहा। इसको ऐसे मत देखिए, ठीक है ना, और डराएगा नहीं तो। बस लास्ट है 13(4). ठीक है, ये आपका जो अनुच्छेद 13(4) जो है ये जोड़ा गया 24वें संविधान संशोधन, हाँ 24वें संवि संशो द्वारा 1971 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, और इसमें ये कहा गया कि जो 13(2) में जो बात कही ना, 13(2) में क्या कहा? संसद कोई कानून बनाती है तो वो असंगति की सीमा तक शून्य होंगे, मूल अधिकारों से असंगति की सीमा तक शून्य होंगे। तो यहाँ पर विशेष रूप से कहा गया, ये लाइन ला करके संविधान संशोधन करके कि 13(2) के अंतर्गत जो है ना, संसद द्वारा बनाए गए सामान्य कानून आते हैं, सामान्य अधिनियम आते हैं। ठीक है ना, यहाँ कह दिया कि 13(2) के अंतर्गत क्या आता है। वैसे वहाँ प्रतीत हो रहा था, लेकिन फिर भी ये करके कहा गया कि 13(2) जो कहा है ना, उसमें सामान्य अधिनियम आते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन इस श्रेणी में नहीं है। ठीक है ना, 368 के तहत जो हम संविधान संशोधन करते हैं वो 13(2) के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि संविधान संशोधन भी अगर मूल अधिकारों के खिलाफ है तो उसको भी निरस्त किया जा सकता है। ठीक है ना, ये ध्यान। ठीक है, चलो तो ये आपका 13 हो जाता है। ठीक है, अब आपकी सीधी शुरुआत होगी समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लगा के 18, 5 अनुच्छेद है। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 में क्या जाना हमने? राज्य की परिभाषा। क्लियर है? राज्य की परिभाषा में सीधा देसी तरीके से कहें तो तीनों सरकारें, दोनों विधानमंडल, गवर्नमेंट की कंपनीज। तीनों सरकारें, दोनों विधानमंडल और सरकारी कंपनियां। ये देसी शब्दों में है ना, बारीकियों में तो हम फिर अपने स्तर पर कर सकते हैं। ये राज्य की परिभाषा। 13 में विधि और मौलिक अधिकारों में संतुलन हमने देखा है। ठीक है, तो कब विधि जब मौलिक अधिकारों की असंगत हो जाती है तो वो शून्य हो जाती है असंगति की सीमा तक। यही बात है मूल रूप से। फिर विधि को परिभाषित किया गया। बस इतना सा, एक समझ बनानी है पहली बार तो। ठीक है, एक ग्रहण का सिद्धांत भी है, लिख लीजिए, कभी प्रश्न आ जाए इस पर। तो 13 पर एक ग्रहण का सिद्धांत है। ग्रहण का सिद्धांत। ग्रहण का सिद्धांत क्या है सर? सुन लो। देखो 13(1) में हमने कहा कि संविधान पूर्व का कोई कानून अगर मौलिक अधिकारों के असंगत है तो वह असंगति की सीमा तक शून्य होगा।
ठीक है, हो गया वो, मान लीजिए ऐसा कोई कानून था और वो हो भी गया असंगति की सीमा तक। भविष्य में मूल अधिकारों में संसद संशोधन करती है और उस संशोधन से क्या होता है कि वो असंगति अगर दूर हो जाती है तो वो कानून स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है। यह है ग्रहण है, वापस ग्रहण कर लिया उस कानून। समझ में आ गई बात? कोई कानून असंगत है तो असंगति की सीमा तक शून्य हो गया, ठीक बात है। फिर अधिकारों में ऐसा संशोधन हुआ जो जिससे वो असंगति दूर हो गई, तो जो कानून जो निरस्त हुआ था, शून्य हुआ था, वो वापस जीवित हो जाता है। यह है ग्रहण का सिद्धांत। ठीक है, चलो हाँ इन्हीं शब्दों में लिख लीजिए या मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, लिखो। यदि संविधान पूर्व का कोई कानून मूल अधिकारों से असंगत है, थोड़ी गति रखना है ना, मूल अधिकारों से असंगत है तो वह असंगति की सीमा तक शून्य हो जाता है। ठीक है, किंतु संसद द्वारा भविष्य में मूल अधिकारों में संशोधन करने से यदि वो असंगति दूर होती है तो वह कानून पुनर्जीवित हो जाता है। ठीक है, यही आपका ग्रहण का सिद्धांत है। ठीक, बस इतना सा छोड़ दीजिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपका हाँ समता का अधिकार। चलिए, समता का अधिकार, पहला मूल अधिकार है आपका समता। समता है समानता, समझ सकते हैं इसको। ठीक है, समता का अधिकार, समता का अधिकार पढ़ना है हमें। अनुच्छेद 14 से लगा करके 18, 5 अनुच्छेद समता पर है। ठीक है, हाँ प्रस्तावना में तो 2 ही हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है ना, हाँ मूल अधिकारों में 5 तरह की समता है। ठीक है, चलो शुरू करें। तो पहली जो समता है अनुच्छेद 14 में दी गई है और वो है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। और विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। ठीक है, ये है आपके अनुच्छेद 14 में। ठीक है, हाँ 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, राज्य नहीं करेगा। ठीक है, सीरियल से भी जमा देंगे। ठीक है, चलो शुरू करें। हाँ तो 14 को पढ़ लें। ठीक है, हाँ तो काफ़ी अच्छे से हम इनको देखने वाले हैं डिटेल से। मैं इस बार जल्दबाजी नहीं कर रहा, केवल हम वो भी नहीं करेंगे कि अनुच्छेद इसमें क्या है, अनुच्छेद इसमें क्या है, वो आधे घंटे का काम है वो, लेकिन मज़ा नहीं देगा। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि सेकंड ग्रेड है। ठीक है, कथन पे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा डेप्थ नॉलेज ही आप लीजिए। ठीक है, उसी हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया। सुनो, तो विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण 2 अलग अलग बातें हैं। ठीक है ना, योजक चिन्ह और से जुड़े हुए हैं। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। ठीक है, चलो इन दोनों को समझा देता हूँ। विधि के समक्ष समता जो है ये ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, किससे लिया है? ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, इसको नकारात्मक अवधारणा मानते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है, सिंपल से इसको समझेंगे देसी भाषा में तो क्या है, कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। ठीक है,
ये विधि है, बहुत ही क्या कहते हैं इसको, अनौपचारिक तरीके से मैं समझा रहा हूँ, सुन लीजिए इसको। ये विधि है, इसके सामने कोई दो व्यक्ति खड़े तो उसके लिए दोनों बराबर है, कोई इसके लिए बड़ा छोटा नहीं है। यही भाव है विधि के समक्ष समता, समानता है, ठीक है ना। समक्ष का मतलब ये सामने, अक्षी के सामने, आंखों के सामने, ठीक है। तो विधि के समक्ष समता का मतलब सीधे से कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है, ठीक है। विधि के समक्ष कोई व्यक्ति बड़ा छोटा नहीं है, कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं है, इसको ऐसे सामान्य रूप से समझना है, ठीक है। कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं है, विधि के समक्ष समानता है, बस इतना सा सेंस है, ठीक है। दूसरी ओर आप देखेंगे विधि का समान संरक्षण, ठीक है। विधियाँ है ही किसके लिए, व्यक्तियों के संरक्षण के लिए, ठीक है। ये लिया गया है यूएसए से, ठीक है, सकारात्मक उदाहरण है। और कहाँ से ली गई है, यूएसए से। विधि का समान संरक्षण, ये क्या है सर, समान परिस्थितियों में विधि का समान संरक्षण होता है, इसको समझेंगे भी। समान परिस्थितियों में हाँ, समान विधि का समान संरक्षण, कोई भी एक अधिनियम है, विधि है ना, उसके अधीन जो नियम बनेंगे सभी व्यक्तियों के लिए एक से होंगे, ये इसका मूल रूप से सेंस है। कोई भी एक्ट कानून बनता है ना, तो उसके अधीन फिर नियम बनते हैं ना, तो वो सभी व्यक्तियों के लिए एक से होंगे, ठीक है। लेकिन हम अब धीरे धीरे देखेंगे इन सब के अपवाद हैं। अब यहाँ से हम अपवाद पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है ना। यूँ तो अब संसद में भी इस पर आप कभी सुनेंगे तो इस पर बहस होती रहेगी, इसका इस आर्टिकल का वायलेंस है, ये इसका अतिक्रमण हो रहा है, यहाँ पे इसका अतिक्रमण हो रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट में भी मुद्दे जाते हैं। तो अपवादों के माध्यम से समझेंगे कि कब कब बहस हुई, क्या क्या बहस होती है, हम क्या बहस कर सकते हैं, समझिए। इन दोनों का अपवाद हम समझते हैं। जैसे अनुच्छेद 361 इसका ये अपवाद है, अनुच्छेद 361 खुद इसका ये अपवाद है। जो राष्ट्रपाल और राज्यपाल के लिए कुछ विशिष्ट अधिकार है ना, विशिष्ट अधिकार है, उनको हम देखते हैं। अनुच्छेद 361, तो इनमें आपको मैं 2-4 चीज़ें बताऊंगा जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए अलग से दी गई। उनको देखो, सुनो। राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी कार्य और निर्णय के लिए वो किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होते, मस्त होके काम कर सकते हैं। करो आप तो कुछ भी, है ना। राष्ट्रपति 361 में ही ये सारे हैं, सब आ रहे हैं। गलत करे तो क्या, सही करे तो क्या, तो राष्ट्रपति है वो, ठीक है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी भी कार्य निर्णय के लिए किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी, आपके गलत वाले पे भी चलते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उस पर किसी भी न्यायालय में दंडिक प्रक्रिया न तो प्रारंभ की जा सकती है न ही जारी रखी जा सकती है, ठीक है। और सुनिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में गिरफ्तारी या कारावास की प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती। मस्त भी गई तो, ठीक है। चलो, ठीक है। तो और यही तो है विशेषाधिकार इनके। चौथा, और सुनिए, ये व्यक्तिगत सामर्थ्य, जो आप गलत भी कह रहे हैं ना, व्यक्तिगत सामर्थ्य से कुछ करते भी हैं तो इन पर दीवानी मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता, ठीक है ना। सिविल जानते हो, दीवानी मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। अगर ऐसा होना ही हो तो उसके लिए उनको 2 महीने पहले से सूचना देकर के फिर चलाया जा सकता है। तो ये 4 क्लोजेज हैं किसमें, आर्टिकल 361। आपने सुना और इसको शब्द से याद करने की आवश्यकता नहीं, समझ में आ गया ना। बस ऐसे ही इसको समझते हुए चलना है, शब्द से याद करने पे जाना ही नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये आर्टिकल 361 की कहानी है। इसको थोड़ा सा 1-2-4 क्लोज आप लिख लीजिए। ये अपवाद हैं 14 के। देखो क्या कहा गया, इधर सुनो। अपवाद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कहा, विधि के समक्ष समता, कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं है,
कटे समान है, वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को तो अलग ही दे रहा है। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना। तो इसलिए इसको क्या है, ये अपवाद है। ठीक है, फिर अंत में एक बात कह देते हैं कि युक्ति युक्त भेदभाव कर सकती है। ठीक है, युक्ति युक्त है ये, है ना, ऐसे ही नहीं है। चलो लिख लेना इसको, एक एक और लिख ले। 361 में क्या क्या है? राष्ट्रपति व राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या निर्णय के लिए किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। ठीक है, चलो सेकंड, राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में दांडिक प्रक्रिया ना तो प्रारंभ की जा सकती है, ठीक है, ना ही चालू रखी जा सकती है। ठीक है, चलो ठीक है, और तीसरा भी यही है, क्या है कि कारावास या गिरफ्तारी की प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती। ठीक है, इन्हीं शब्दों में लिख लीजिए, कारावास या गिरफ्तारी की प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती। किसके लिए? राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान। महाभियोग अलग चीज़ है। महाभियोग क्या है? उसको हटाने की प्रक्रिया। मतलब एक आधार ये भी होता है कि वो राष्ट्रपति जो है वो संविधान का उल्लंघन करे, हाँ, तो फिर महाभियोग लगता है। संविधान का करे और वो भी महाभियोग प्रस्ताव 50 सदस्य साइन करके रखे हैं, वो पारित हो और फिर महाभियोग की प्रक्रिया चलती है, वो अलग चीज़ है। ठीक है ना, उसको पद से हटाने की बात है। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखा? चौथा और लिख लीजिए। चौथा क्या है? हाँ, उन्हीं शब्दों से चालू करना है। राष्ट्रपति राज्यपाल, हाँ, अपने व्यक्तिगत सामर्थ्य से कोई कार्य करता है ना, उसके लिए दीवानी मुकदमा भी उस पर नहीं चलाया जा सकता। ठीक है ना, दीवानी मुकदमा भी उस पर नहीं चलाया जा सकता। यदि ऐसा हो तो उसको 2 माह पूर्व सूचना देकर ही ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, मोटा मोटी अगर इसको समझना है बिना याद किए तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे दिमाग में ये चीज़ें कैसे छपती है मैं आप तक को पहुँचा रहा हूँ, समझ रहे? मैं इनको देसी तरीके से लेता हूँ, बिल्कुल विदाउट टेंशन। राज्यपाल राष्ट्रपति के साथ क्या क्या नहीं हो सकता। एक तो उन्हें जवाब नहीं देना पड़े कोर्ट में, वो गिरफ्तार नहीं होगा। ठीक है, और क्या था? गिरफ्तार नहीं होगा, दंड देने वाला मुकदमा भी नहीं चलेगा, फौजदारी मुकदमा भी नहीं चल रहा, सिविल भी नहीं चल रहा, जवाब भी नहीं देना, गिरफ्तारी भी नहीं होगी। हो गया, ये ध्यान रखिए। मोटा मोटी आपको शब्द से रटने की आवश्यकता है नहीं, और सारा राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान हो गया। ये अनुच्छेद है आपका 361। समझ लीजिए, फिर उसको शब्दों में पिरोना कोई बड़ी बात नहीं रह सकती। हिंदी आपको आती है, ठीक है ना? हाँ, और ज़रूरी नहीं कि आप पूरी राजनीतिक शब्दावली को ही प्रयोग करें। ठीक है, आपके भाव पहुंचने चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, टेक्निकली से। ठीक है, तो ये अपवाद किसका है? विधि के समक्ष समता का। ठीक है, चलो एक संसदीय विशेषाधिकार आप देखेंगे 105, 194, 2 आर्टिकल और है, 105 और 194।
अनुच्छेद। 105 में क्या है समझ लो एक बार। संसद में और उसकी समिति में कोई भी सदस्य, संसद में सदस्य होते हैं ना, समिति भी संसद में से ही बनती है, वही बात है। तो मोटा मोटी संसद में अगर कोई सदस्य कोई बात कहता है, मत देता है, तो उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए तो वो बेखौफ होकर के चिल्लाते हैं वहाँ पर, समझ रहे हो, विशेष अधिकार लेके बैठे हैं, ठीक है ना। तो ये लिख लीजिए 105। संसद में या उसकी समिति में, संसद में या उसकी समिति में किसी सदस्य द्वारा कही गई बात या मत के विरुद्ध उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है। संसद में या उसकी समिति में किसी सदस्य द्वारा कही गई बात या मत के लिए उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखो बिल्कुल सीधी सी बात है, ये संसद की बात की हमने, सेंटर, उसमें नेवासी जोड़ो, कतरे अनुच्छेद है, नेवासी जोड़ो, राज्य ही जाएगा। ठीक है। तो ऐसा ही राज्य विधानमंडल में या उसकी समिति में, समझ आ गई ना बात। बस संसद की जगह राज्य विधानमंडल करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है। कई सेंटर के अनुच्छेद हैं केंद्र के, वो प्रावधान नेवासी जोड़ने से राज्य में मिल जाते हैं। ठीक है ना। सुना होगा ये पहले आपने कभी, हाँ, अनुभव भी किया होगा। चलो ठीक है। तो ये आपके, और दूसरे सुन लीजिए, लिखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, ये लिख लोगे तो भी पर्याप्त है, ये हमारे काम की चीज़ है। दूसरा, जैसे कोई विदेशी शासक है ना, कोई राजदूत है, ठीक है, हाँ, कोई कूटनीतिक व्यक्ति हैं, ये भी दीवानी मुकदमों से, फौजदारी दीवानी मुकदमों से फ्री होते हैं। ठीक है। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये भी ध्यान में रखना क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ हमारा टॉपिक है। संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी संस्थाएं भी कूटनीतिक मुक्ति से प्राप्त होती हैं, इनको कूटनीतिक मुक्ति होती है। ठीक है ना। चलो, ये हो गया हमारा अनुच्छेद 14। समझ में आ गया। इसके अपवाद हमने देख लिए। विधि के समक्ष समता है, विधि समान संरक्षण देती है, लेकिन इसके अपवाद हमने देख लिए किन किन लोगों के संदर्भ में ये फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है। और इसके बाद 14 पढ़ने के बाद अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15, इसमें कुल मिलाकर के भेदभाव का प्रतिषेध है, निषेध है ना, इसका मूल भाव समझे तो। ठीक है। चलो, तो 15(1) में क्या कहा गया है कि राज्य, ठीक है, राज्य की परिभाषा आप जानते ही हो। ठीक है। हाँ, राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। और शब्दशः तकनीकी रूप से देखना चाहें तो वहाँ ऐसा लिखा गया है कि राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा। केवल लगा रखा है, इनके अलावा हो सकता है। ठीक है। हाँ, विभेद का मतलब है किसी एक का पक्ष लेना या किसी के विपक्ष में नहीं हो जाए। ठीक है। राज्य में कौन कौन चीज़ आगे समझाए, तो ये नहीं हो सकता। यह आपका आर्टिकल 15, मूल रूप से हम लोग इसको ऐसे ही पहचानते हैं कि भेदभाव नहीं करना है। राज्य को कहा गया कि भेदभाव नहीं करना है। ठीक है भाई, माने तो अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है कि इसमें भी कई सारे अपवाद आपको देखेंगे इसे हम उनको, है ना। और अपवाद जितने क्लियर हैं उतना आप इसमें आगे हैं। यही है अपवादों पर।
और याद अच्छे ये मूल रूप से ये भी तब याद रहेंगे जब इनके अपवाद याद हैं, है ना। ये कहाँ फेल हो रहे, कहाँ छुप रहे हैं, कहाँ अतिक्रमित हो रहे हैं, ठीक है। 15.2 में कहा गया है, 15.2 में, ठीक है। सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक स्थान कौन कौन से हो गए, जैसे हाँ बावड़ी, हाँ ठीक है। चलो सार्वजनिक स्थानों में आपका आ जाएगा होटल, भोजनालय, ठीक है, होटल, भोजनालय, ठीक है, सब आ जाएंगे आपके। जैसे उसमें सार्वजनिक तालाब, कुएं, बावड़ियाँ, है ना, आदि स्थानों पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो वो न्यायालय में जा सकता है, ठीक है। ये भारतीय संविधान ने उसको अधिकार दे दिया, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रावधान हमारे संविधान में हैं, ठीक है। तो 15 की आत्मा यही है। 14 की आत्मा तो ये थी कानून राह में सब बराबर है, ठीक है। और 15 की आत्मा ये है कि भेदभाव नहीं है, ठीक है। चलो ये अस्पष्टता से थोड़ा अलग हट के बात हम कर रहे हैं। छुआछूत जो 17 आर्टिकल है वो थोड़ी अलग बात है, ठीक है ना। वो थोड़ा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से है, ठीक है ना, वो अलग ही चीज़, उसको हम देखेंगे तो ये अलग बात है। भेदभाव अलग चीज़ होती है, अस्पष्टता अलग चीज़ होती है, ठीक है। भेदभाव तो 2 बच्चों में ही हो जाता है माता पिता के लिए, ऐसी बात मैं नहीं कह रहा, सुनने में आता है, ठीक है। चलो ठीक है ना, भेदभाव अलग चीज़ है और छुआछूत अलग चीज़ है, ठीक है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं। इसके अपवाद पे हम बात करते हैं कि अपवाद क्या क्या है इसके। राज्य नहीं करेगा, लेकिन कहाँ कहाँ ऐसा देखा जाता है कि राज्य इनका अतिक्रमण कर रहा है, ठीक है, वो हम बात करते हैं अपवाद की बात, ठीक है। तो अनुच्छेद 15(3) में कहा गया कि महिलाओं और बच्चों के संरक्षण के लिए, देखो किसी के कहा गया ना, लिंग के आधार पर, जाति के आधार नहीं कर सकते भेदभाव, ठीक है। वो नहीं है कि महिला के तो आधा किराया है तो भेदभाव ही है। सही बात है ना, महिलाओं के तो आधा किराया रोडवेज में है, पुरुष का 100 रुपया, उदयपुर का 50 रुपये, ये तो भेदभाव हो गया। लेकिन इसमें कह दिया 15(3) में महिलाओं और बच्चों के संरक्षण के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम राज्य चला सकता है। विशेष योजनाएं और कार्यक्रम चला सकता है, ठीक है। चलो पहले तो ये था कि राज्य धर्म, मूल, जाति, लिंग, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन अब करेगा। पर ये क्यों? समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए। इसके पीछे हवाला ये दिया जाता है, तर्क ये दिया जाता है कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कि संविधान में संशोधन करके कुछ डाला जा रहा है, किया वही जा रहा है जो नहीं करना चाहिए करना चाहिए, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि इसके पीछे हवाला यही दिया जा रहा है कि हम समानता लाना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति के पास है ही नहीं पैसा, एक व्यक्ति के पास है, दोनों के लिए 100 रुपये किराया कैसे करेगा जिसके पास नहीं है? तो समानता का स्तर लाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। एक उदाहरण था ये, तो समझ में आ गई बात। चलो ठीक है। तो 15(4) में और कहा गया, 15(4) देखे, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य विशेष योजनाएं और कार्यक्रम चला सकता है, ठीक है। यह है 15(4). सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य क्या कर सकता है? विशेष योजना चला सकता है, ठीक है। ठीक है, ये था। उसके बाद आता है SC ST आरक्षण था, ठीक है।
जैसे एग्जाम्पल के लिए विधानमंडलों में SC/ST के लिए आरक्षण हो गया, ठीक है ना। बस महिलाओं बच्चों के लिए तो आपको क्या बताएं, कितनी योजना है, ठीक है, भरी पड़ी आपकी कॉपियाँ उससे, ठीक है। चलो अब 15(5) आता है 93वें संविधान संशोधन 2005 से, आर्टिकल 15 का 5। 93वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन हुआ था 2005 में, ठीक है। उससे जोड़ा गया अनुच्छेद 15 में 5, ठीक है, 15 का 5। क्या था ये, चलो लिख लीजिए। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में स्थान आरक्षित रखना, रख सकता है ना, रखे जा सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। 15 में ये है बेटा, सुन लो। अब आरक्षण जो अब होना नहीं, आरक्षण तो 15 और 16 में ही है सारा किस्सा। आरक्षण वाला जो किस्सा है ना, कहाँ तक है, 15 और 16 में ही, 2 आर्टिकल में घूमता है, ठीक है। सुनो तो 15 में तो जो आरक्षण आएगा वो शैक्षणिक संस्था में प्रवेश पाते हैं, ठीक है ना। 16 में जो आएगा वो नौकरियां में आएगा, समझे क्या। अब मैं कभी हम पॉलिटी पढ़े या नहीं पढ़े, ये 2 बातें तो आपके गर्व कर जानी चाहिए। 15 में आरक्षण शैक्षणिक संस्था में प्रवेश पाते हैं और 16 में नौकरियां पाते हैं, ठीक है। चलो तो 15(5) में क्या कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए हाँ शैक्षणिक संस्थाओं में स्थान आरक्षित रखे जा सकते हैं, ठीक है। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2005, ठीक है। चलो इसमें एक पीछे कहानी भी थी कि जब भारत का संविधान बना तभी कई सारे चर्चा बट तो पहले ही गए थे, और दलित वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, सबको पता था, है ना। और सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि कुछ जातियाँ पिछड़ी थी, सामाजिक रूप से उनको अच्छा नहीं समझा जाता, ठीक थी। तो एक संविधान का अनुच्छेद 340 भी है, लिखना मत सुननी जिसको, ठीक है। तो उसमें 340 आर्टिकल 340 उसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि ऐसे वर्गों के लिए राज्य कुछ अच्छे सुझाव दे, काम करे, अनुच्छेद 340। नीति निदेशक तत्वों के अलावा भी ऐसे अनुच्छेद देखने को मिलेंगे जो नीति निदेशक तत्वों की तरह कार्य करते हैं। जब हम नीति निदेशक तत्व पढ़ेंगे समझ में आएगा, ठीक है। तो जनरली ऐसा नहीं, नीति निदेशक तत्व भी सरकार को गाइड करते हैं, और भी अनुच्छेद हैं ऐसे। बहुत अच्छा प्रश्न जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है बड़े एग्जाम्स में, ठीक है। चलो तो वहाँ कहा गया, तो ऐसा होता है कि पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनता है। 1953 में काका कालेकर आयोग बना, फिर 1979 के आसपास वीपी मंडल आयोग बना, जिसने SC/ST के अलावा कितना मेहनत की होगी उसने एक साल के अंदर 3743 जातियों को चिन्हित किया। कितनी, 3743 जातियों को चिन्हित किया, उनको भी पिछड़ा माना, ठीक है। फिर आता है आपका OBC आरक्षण, ठीक है। 1980 में वो रिपोर्ट करता है, ठीक है। 90 में VP सिंह लाता है, नरसिम्हा राव उस पर, फिर अभी आप जैसे मोदी जी फेमस हो गए आपके लिए, बहुत ज़्यादा फेमस है, और आप सबके लिए होंगे ही सही। एक ही शब्द 3 लेटर लेके आए वो, EWS, ठीक है। पर आप लोग जानते नहीं है, मोदी जी से खूब पहले 1991 में नरसिम्हा राव लेकर के आ गए थे इस प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय माना नहीं। हाँ नहीं, आप लोग, मैं वो नहीं कह रहा। अब आप लोग मोदी जी को समझ रहे हैं ना। अभी वर्तमान में आपका EWS कब लागू हुआ, मोदी जी कार्यकाल में तो हुआ है ना, इनके कार्यकाल में हुआ। मतलब हीरो तो वही दिखता है ना जो सामने है अभी, ठीक है, पीछे की मेहनत थोड़ी दिखती। तो 1991 में नरसिम्हा राव लेके आ गया था 2 प्रावधान, 27% आरक्षण इनके लिए, प्लस उच्च जातियों में भी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण। नरसिम्हा राव उस समय लिया था, 91 में लिया था 2 प्रावधान, लेकिन 27% वाला को तो रखा सुप्रीम कोर्ट ने, इसको खारिज कर दिया, ठीक है। फिर इंदिरा साहनी बना भारत संघवाद, वो भी इंदिरा साहनीवाद भी बनना था 1992 में, है ना, उसको भी हम देखेंगे आगे। और उसमें फिर कहा कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये सारी चर्चा आपने अभी भी सुनी होगी जब EWS लागू हुआ था, ठीक है। चलो हाँ, तो 15(5) लिख लिया आपने। 15(5) क्या था, शैक्षणिक संस्थाओं में स्थान आरक्षित रखे जा सकते हैं, ठीक है। चलो ये सारे अपवादी हैं, ठीक है। और 15(6) अंतिम,
15(6) लास्ट, वो क्या है सर? ये आपका है नहीं, सरकारी सेवाओं में आरक्षण नहीं, वो अनुच्छेद 16 में ही जाएंगे। ठीक है, फिर मैं आपको एक पहचान बता रहा हूँ, 15 में जब आए तो लोक नियोजन की बात मत करिए। ठीक है, नौकरी की बात कभी करनी है आपने 16 में। ठीक है, ये चीज़ तो फिक्स ही कर लो आप लोग, नौकरी 16 में। ठीक है, चलो, तो 15(6) में ये उपबंध किया गया, 103वां संविधान संशोधन किया गया, और यही आपका मैं EWS पर आपको ले गया अभी, इसलिए मेरे को EWS अभी याद आया। तो इसमें यही कहा गया 103वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। 103वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2019 संभवतः। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत 15(6) जोड़ा गया। ठीक है, इसमें यही लाइन है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाएं प्रावधान, जिसमें आपका यह हो गया, शैक्षणिक संस्थाओं में भी हो मान सकते हैं उसको। ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। ठीक है, एक आ गया EWS वालों के लिए, ये आपका EWS है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, महिलाएं बच्चे आ गए, SC ST आ गया, OBC आ गया। ठीक है, और इसमें EWS भी आ गया। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 15। अब इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आज हम ब्रेक लेंगे। ठीक है, कल से इसको वापस कंटिन्यू करते हैं। चलो आइए इसको एक बार देखते हैं। 15 आर्टिकल में कही हो कि सरकार विभेद नहीं करेगा, है ना, केवल इन आधारों पर। राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, कहा ना। और सार्वजनिक स्थानों पर भी 2-4 गिना दी हमने आदि, इन पर भी इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, बात तो ठीक थी, लेकिन हमने 2-4 अपवाद गिना दिए। 15(3) में तो महिलाओं बच्चों के लिए हो रहा है, तो भेदभाव तो है। 15(4) में सामाजिक रूप के लिए उनके है। 15(5) में इनको वहाँ आरक्षण दे रहे हैं, स्थान आरक्षित रखते हैं, भेदभाव तो है। ठीक है, ऐसे अपवाद जैसे गिना रहे हम। ठीक है ना, और 15(6) में क्या कर दिया, EWS और आ गया। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 15 था। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है, कल से इसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।